हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे 3 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया है। साइंस जीके करेंगे, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, तो सेकंड पार्ट रहेगा चैप्टर नंबर 3 का। आज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा थर्ड जो चैप्टर है हमारा। इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो आज कर रहे हैं उसको। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, विविध प्रकार की तरंग गति, वेरियस टाइप ऑफ वेव्स मोशन। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, या फिर उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, या फिर सी, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, या वे प्रादमनी तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं, यह ठीक है, क्योंकि वे प्रादमनी तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो प्रादमनी तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डी आंसर इसका रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। तो ध्वनि किस प्रकार से चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलती है, या अप्रगामी तरंगों की तरह चलती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ध्वनि निम्नलिखित प्रकार से चलती है। तो किस प्रकार से चलती है ध्वनि? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। तो ध्वनि का रहेगा अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है ध्वनि का द है, अनुदैर्घ्य में द है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको ट्रिक से। अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है ध्वनि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टॉपिक वाइज हम पूरी साइंस कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो डेली आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटा क्लास होती है, तो आप आ जाया करिए। बहुत कुछ हो जाएगा आपका साइंस से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर से हम अगर 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें से ही आ जाएगा सारा पेपर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, या 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, या जल में, या लकड़ी में? तो निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है जल में। किस में होती है? जल में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम से ध्वनि की अधिकतम गति रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति सबसे अधिकतम रहेगी? तो किस? ग्रेनाइट, हवा, पानी, लोहा। तो क्या रहेगा आंसर फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कि लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर लोहा माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। कौन से माध्यम से? लोहा माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र परगमन होता है। तो ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र परगमन होता है द्रव्य में, ठोस में, गैस में, निर्वात में। तो हम कल कर चुके हैं ध्वनि से रिलेटेड, बहुत अच्छे से क्वेश्चन एक किया था, उसमें हमने बताया था कि ध्वनि तरंगे किन किन में से गुजर सकती है। तो यहाँ पर द्रव्य नहीं होगा, गैस नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, तो ठोस में से ध्वनि तरंगे सबसे अधिक तीव्रगामी होती हैं, तीव्र गमन करती हैं, सबसे अधिक करती हैं ठोस में से। किसमें से? ठोस से। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में कौन सी तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं? सीटी स्कैन में प्रासर्वित तरंगे, अवरक्त किरणें, या फिर दृश्य प्रकाश, या फिर एक्स किरणें। तो क्या रहेगा? सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन के करने में हम कौन सी एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं? कौन सी?
एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन में एक्स किरणें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन कथनों पर विचार करना है हमें और बताना है इनमें से क्या हमारा आंसर सही है। हृदय, ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को, क्योंकि एक एक लाइन का अपना मीनिंग है। हृदय अपश्रव्य आवर्ती पर कंपन करता है। हृदय अपश्रव्य आवर्ती पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव्य में, ठोस में तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की गति जो है गैस में, द्रव्य और ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस में अधिक होती है द्रव्य और ठोस की तुलना में। तो हमने कल ध्वनि का पढ़ा था ना कि ध्वनि किस किस में से ज्यादा अच्छे से गुजर सकती है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। या आगे चलते हैं डी, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा हमारा कथन कौन सा, विचार करें इनमें से। आगे देखते हैं क्या इसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं कि नहीं। हाँ जी, पॉइंट्स दिए हुए हैं। 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 4, 3 सही है, या 1, 3, 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है। तो देखते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसमें देखना यहाँ से हृदय अपश्रव्य आवर्ती पर कंपन करता है, सुनता नहीं है ना, तो कंपन करता है तो सुनता नहीं है। अपश्रव्य ये बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव्य तथा ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गैस में से तो ध्वनि की गति ज्यादा होती नहीं है। द्रव्य और ठोस में जो है होती है, लेकिन गैस में नहीं होती। गैस में तो ये वाला हमारा गलत रहेगा, बी वाला ये हमारा रोंग है। तो 1, 2 तीसरा देख लेते हैं। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये भी ठीक है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति याद रखना है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये बिल्कुल याद रखना है। ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से ये ध्वनि वाला गलत है, तो 1, 3, 4 रहेगा इसका आंसर। 1, 3, 4 कहाँ पर है हमारा, देख लेते हैं। 1, 3, 4 मतलब हमारा सी पर है, ये हमारा बिल्कुल सही है आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन क्या है, प्राश्रव्य तरंगे हैं। तो प्राश्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, ये होती हैं 20 Hz से कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, या 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे, या 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे। या यहाँ पर एक में कम आएगा एक में ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर मैंने दोनों एक से लिख दिए। बाकी आगे चलते हैं 20 Hz से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगों में। तो क्या इसका आंसर रहेगा, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में पूछा है, तो 20 इसका आंसर रहेगा 20 Hz से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगों में। ठीक है, यहाँ पर एक में यहाँ पर कम आना था, इसीलिए ये वाला सेम लग रहा था। तो 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे, तो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं 20 के मतलब 20,000। ठीक है, 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती हैं 20,000 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकता। तो कौन सी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली जो है मानव कान, हमारे जो कान है वो नहीं सुन सकते, कि कौन सी आवृत्ति रहेगी। इससे ज्यादा अगर सुनेंगे तो हमें सुनना बंद हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, 15,000 चक्र प्रति सेकंड, 20,000 चक्र प्रति सेकंड, 12,000 चक्र प्रति सेकंड, 10,000 चक्र प्रति सेकंड। तो 9th का आंसर रहेगा हमारा 20,000 चक्कर प्रति सेकंड। तो आंसर रहेगा बी, ये रहेगा हमारा आंसर। 20,000 चक्कर प्रति सेकंड तक हमारे कान सुन सकते हैं, उसके ज्यादा हमारे कानों पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये नहीं का बिल्कुल, मैं हर बार बताती हूँ वीडियो बनाते टाइम नहीं का ध्यान रखना है, तो आपको नहीं का ध्यान रखना है बिल्कुल। गामा किरणें, अल्फा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है। तो इनमें से हमारा क्या रहेगा,
अल्फा किरणें जो है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। याद रखना है, गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्सरा किरणें में विद्युत चुंबकीय तरंगे आती है, लेकिन अल्फा किरणों में नहीं आती है। ये रहेगा इसका आंसर, अल्फा किरणें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस विकर्ण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम अधिक होती है? 200 से 280 nm, 320 से 400 nm, 280 से 320 nm या 400 से 600 nm। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा 200 से 280 nm। 200 से 280 nm रहेगा इसका आंसर। 200 से 280 nm विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल पर। अगर नए हैं तो अपनी 3 बजे डेली क्लास रहती है, 3 से 3:30 पर हम क्वेश्चंस करते हैं, साइंस के टॉपिक वाइज करते हैं। तो जुड़ जाइए चैनल से। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आपको यहाँ से अच्छा जीके का मैटर नहीं मिलेगा। स्टैटिक जीके भी हम करते हैं और शाम को अपनी 8 से 8:40 क्लास रहती है। 8 से 8:40 क्लास पर हम करते हैं केवल जीके क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं 3 बजे साइंस। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो ये जो कथन वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारा, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे जो हैं उसके आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे प्राश्रव्य तरंगे हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमने सारा दिया हुआ है। तो सारे अगर सभी सही होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्राश्रव्य तरंगों का क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं, ये किस किस के काम आती है। तो प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। यस, प्राश्रव्य तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। अगर कीड़े नष्ट कर सकती हैं तो कपड़ों से धूल भी हटा सकती है। तो प्राश्रव्य तरंगे ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का हाँ, इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है प्राश्रव्य तरंगों का। और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये जब जो अपने आप से खुलते हैं, अपने आप से बंद होते हैं, स्वचालित अपने आप से खुलते हैं, अपने आप से बंद होते हैं। हमें जैसे कोई व्यक्ति है, अगर दरवाजे के सामने जाएगा तो अपने आप दरवाजा खुल जाएगा और निकल जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो स्वचालित जो दरवाजे हैं उनको भी ये नियंत्रित करती है प्राश्रव्य तरंगे। तो ये सभी आएगा इसका आंसर, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे ही आंसर है, तो सारे याद रखने हैं। कभी कभी एग्जामिनर दे सकता है, इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी गलत दे देगा और पूछ लेगा प्राश्रव्य तरंगों के इनमें से कौन सा सही है प्राश्रव्य तरंगों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर ग्रत के जो है बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर सुरंग और ग्रत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, आयाम कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। इनमें से कोई नहीं आएगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कहते हैं दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर ग्रत के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को अभी म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए जो हॉल की दीवारें होती हैं तो उनका यहाँ से देखना है हमें। ध्वनि प्रेषित करना चाहिए या ध्वनि को बढ़ाना चाहिए या ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए या ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब हम म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल बनाते हैं तो क्या होता है उसमें जो दीवारें होती है किस तरह की होती हैं? ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। वो ध्वनि को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं और ध्वनि को बाहर नहीं जाने देती। तो ध्वनि को अवशोषित कर लेना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की जो दीवारें होती हैं ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए उनको। तो ये रहेगा इसका आंसर 14 का डी आंसर रहेगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पर।
अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15 अभी स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग है साइंस की। अगर आप स्टार्टिंग के ये चैप्टर्स भी देख लेते हो जितने हुए हैं हमारे, इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट चल रहा है, तो अगर वो भी देख लेते हो और आप डेली कंटिन्यू करते हो तो साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, विद्युत तरंगे। तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का रहेगा तंतु प्रकाश की बात आ गई। तंतु प्रकाश संचार में संकेत जो है किस रूप में प्रवाहित होती है? प्रकाश की बात आ गई तो प्रकाश तरंगों के आएगा इसका आंसर, क्या रहेगा? प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? नैनो कण द्वारा -60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है, या नैनो किरण द्वारा -120 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है, या फिर नैनो किरण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है, या फिर नैनो कण रजत चांदी के केवल एक नैनो कण का बना होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका आंसर रहेगा नैनो कर्ण द्वारा -60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है, -60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? धनात्मक में प्लस होता है फ्रेंड्स और ऋणात्मक में माइनस होता है, तो इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण में, एक्स किरण में, या फिर बीटा किरण में, या गामा किरण में? तो क्या रहेगा आंसर इसमें? ऋणात्मक आवेश इनमें से किस में होता है? 17 का आंसर रहेगा बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। आगे चलते कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इनमें से कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे हैं जो वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इसका आंसर रहेगा हमारा सी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है किसमें किया जाता है? ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो रडार का प्रयोग कब करते हैं? रडार का प्रयोग इसका आंसर रहेगा हमारा सी। राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए राडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं राडार का। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है राडार वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रसार प्रास होता है। तो क्या होता है? 76-87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, या फिर 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, या 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, या 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो कितना आंसर रहेगा इसका? 20 का आंसर रहेगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य आंसर रहेगा इसका सी रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहेगा फ्रेंड्स? 21 क्वेश्चन है हमारा, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। अगर कोई एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान लगाकर पटरी पर रखकर, और तो मजदूर द्वारा जो है दी गई जो हथौड़ी से आवाज उसको सुन रहा है, तो 2 बार आवाज सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? जो है एक मजदूर कार्य कर रहा है रेल की पटरी पर और वो हथौड़ी चला रहा है उसके ऊपर, और एक कोई
लड़का है वो है कान रख कर सुन रहा है, उसको 2 बार आवाज सुनाई देती है, तो इसका कारण पूछा गया है गैस। तो इसका कारण क्या है? ए, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षाकृत अधिक होता है, या ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है, या ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परिवर्तित होती है, या उनके कान ध्वनि द्योतक से भिन्न दूरियों पर होते हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो इस्पात होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जो है ध्वनि का वेग ज्यादा रहता है, तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। इस्पात जो लोहा होता है उसको बोलते हैं, तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्वनि का वेग इस्पात की अपेक्षा वायु में ज्यादा इस्पात में वायु की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ध्वनि का वेग इस्पात में ज्यादा होता है वायु की अपेक्षाकृत। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य लगभग है, तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना है? 10 से 0.01 नैनोमीटर, 10 से 0.001 नैनोमीटर, या 100 से 0.001 नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना है? तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य है हमारा 10 से 0.01 नैनोमीटर, ये इसका आंसर रहेगा। 10 से 0.01 नैनोमीटर एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य है, 10 से 0.01 नैनोमीटर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 00 वाला याद रखना है, 0.01 नैनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इनमें से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई एक्स किरणों की इंफ्रारेड एक्स किरणें या दृष्टिगोचर प्रकाश या रेडियो तरंगे। सबसे लंबी तरंगे कौन सी होती है? तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, किसकी होती है? 23 का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा 23 का आंसर हमारा? जल्दी से सोचिए क्या रहेगा आंसर इसका? इसका रहेगा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे होती हैं सबसे लंबी तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे, जिससे रेडियो चलते हैं। तो यहाँ से आंसर रहेगा हमारा रेडियो तरंगे, तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है? एक्स तरंगे, रेडियो तरंगे, दृष्टि तरंगे या ध्वनि तरंगे। एक्स, इनमें से यांत्रिक तरंगे बतानी है फ्रेंड्स। यांत्रिक तरंगे कौन सी है इनमें से? इनमें से यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे हैं यांत्रिक तरंगे कौन सी? इनमें से ध्वनि तरंगों को कहते हैं यांत्रिक तरंगे। याद रखना है, ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, व्यतिकरण, परावर्तन या विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, कौन सी तरंगों में नहीं होती? ध्वनि तरंगों में इनमें से कौन सी नहीं होती? व्यतिकरण भी होता है ध्वनि तरंगों में, परावर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, लेकिन ध्रुवण नहीं होता। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी आंसर रहेगा। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो नए हैं फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी डेली 3 बजे क्लास रहती है साइंस की, और 8 से 8:40 हमारी जीके की क्लास रहती है, तो आप उस क्लास में भी प्लीज उस क्लास को भी अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? तो एक्स किरणें प्रकाश में भीतरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परावर्तन से उत्पन्न होती है, या एक्स किरणें बहुत छोटे तरंग दैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विवरण है, या एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, या एक्स रे नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है, नहीं बताना है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से आंसर रहेगा हमारा एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसमें एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होते हैं, तो ये रहेगा हमारा एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र
नहीं होते, तो इसीलिए होते हैं लिख रखा है, तो ये वाला हमारा नहीं में आ जाएगा। और ये जो है ये सारे सही हैं। एक्स किरणें प्रकाश में भीतरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परावर्तन से उत्पन्न होती है और एक्स किरणें बहुत छोटे तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण है और एक्स रे नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परावर्तित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने हो गए 26 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल हमने 30 क्वेश्चन आज किए हैं, 30 प्लस किए हैं, 31 क्वेश्चन किए हैं आज, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 5 मिनट और लूंगी मैं आपकी, ज़्यादा नहीं लूंगी। इस समय आपका 27 दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती है। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती है यदि उनके आवृत्तियां समान हो या आयाम समान हो या तरंग दैर्ध्य समान हो या कालांतर समान हो। दो प्रकाश तरंगे होती हैं परस्पर संबंध होती हैं, एक दूसरे से संबंध होती है। दो प्रकाश तरंगे क्यों होती, कब होती हैं? कालांतर समान हो या फिर तरंग दैर्ध्य समान हो या आवर्तियां समान हो या आयाम समान हो। तो कालांतर समान होगा दोनों का, तभी प्रकाश तरंगे कालांतर समान होगा। एक ही समय पर चलेंगी दोनों, तो कालांतर समान होगा तो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध रहेंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसका आंसर हमारा रहेगा डी, कालांतर समान हो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 सूक्ष्म तरंग आवेग किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंग आवेग किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है, देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंग आवेग किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? दृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का या अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का या फिर अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का। देखो कितने सेम से हैं। दृश्य परिसर की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का। तो क्या रहेगा आंसर? सूक्ष्म तरंग आवेग किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? सूक्ष्म तरंग आवेग प्रयोग करता है। इसमें से हमारा आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? अदृश्य परिसर की। कौन सी? अदृश्य परिसर की। सूक्ष्म है तो दिखेगी नहीं, तो अदृश्य परिसर की लघु, बिल्कुल छोटी होती हैं। अदृश्य परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का। आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटे आवेग वाली हैं तरंगे, तो अदृश्य होंगी, दिखेंगी नहीं, और क्या होंगी? लघु होंगी और छोटी होंगी। ठीक है, दिखेंगी नहीं, अदृश्य होंगी और लघु होंगी। तो अदृश्य और लघु याद रख लो, बाकी सारा हो जाएगा। अदृश्य परिसर की लघु तरंगों वाली तरंग को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? इनमें से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? रेडियो तरंगों को, ध्वनि तरंगों को, पराबैंगनी किरणों को या फिर एक्स किरणों को। तो इनमें से ध्रुवीकृत नहीं कर सकते। ध्रुवीकृत मतलब दूर से लगा लो आप, ध्रुवीकृत। तो पराबैंगनी किरणें हमारी जो है ओजोन लेयर को क्रॉस करके आती हैं, तो ये होती हैं ध्रुवीकृत होती हैं। आगे एक्स किरणें जो है हमारी, एक्स किरणें रेडियो तरंगे, रेडियो जो है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ऊंचाई पर सेट किए जाते हैं ताकि रेडियो चल सके इन तरंगों की हेल्प से। और ध्वनि तरंगे जो है हमारी, ये हमारे जो एनवायरनमेंट में होती हैं, तो ये हमारी ध्रुवीकृत नहीं होती। तो ध्वनि तरंगे आएगा इसका आंसर रहेगा इसका बी, ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा को इनमें से किस में है? इसमें है बीटा किरणों में, अल्फा किरणों में या फिर गामा किरणों में या एक्स किरणों में। उच्चतम ऊर्जा किस में है इनमें से? 30 का आंसर रहेगा इसमें बीटा, अल्फा, गामा। गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा है। कौन सी किरणों में? गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा है। याद रखना है आपको, गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाकी है अपना 31 क्वेश्चन। एक्स किरणें क्या होती है? हमें याद रखना है एक्स किरणें क्या होती हैं। इसमें हमने सारा कवर कर लिया है, ध्वनि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। एक्स किरणें क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा ही विक्षेपित होती हैं या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं।
तो इसमें एक्स किरणें कौन सी हैं? एक्स किरणें कौन सी हैं फ्रेंड्स इसमें से? तो एक्स किरणें हमारी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। तो ये एक्स किरणें होती हैं जो इन दोनों से, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। ये रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं एक्स किरणें। तो ये रहेगा इसका आंसर। आगे ये हो गया अपने 31 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अपना ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 8 से 8:40 पर। प्लीज़ टाइम से आ जाइए। 8 से 8:40 पर लूसेंट जीके हम कर रहे हैं वहाँ पर, और उसमें हमने 3 से 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। डेली 100 क्वेश्चन करते हैं। आज के भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो जुड़ जाइए चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।